सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में। कल हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आज का जो अपना चर्चा का विषय है वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 से हम स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 साफ साफ शब्दों में ये उल्लेखित करता है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया जो होगा, प्रधान जो होगा, वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को।
वाक्य को दोबारा समझिए। राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मिनिस्ट्री यानी कि मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और मैंने आपको पहले भी कह रखा है, एक आर्टिकल के सामने एक पद का उल्लेख और होगा शब्द आता है तो उसी अनुच्छेद में उस पद का उल्लेख होगा। तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 52 में हमने बात की थी प्रेसिडेंट की, इसमें हम +11 जोड़ेंगे, हो जाएगा 63। इसमें उल्लेख है उपराष्ट्रपति का, इसमें हम 11 जोड़ेंगे, हो जाएगा 74, और इसमें उल्लेख है प्राइम मिनिस्टर का। यानी कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति +11 जोड़ के 63 में उपराष्ट्रपति +11 जोड़ के 74 और 74 में प्राइम मिनिस्टर। और यही इनका पदक्रम है। कई बार प्रश्न आ जाता है, वो 4 पदों के नाम लिखते हैं और पूछते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर इन पदों का सही क्रम क्या है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये 4 आपको पदों का नाम दे दिया और कहेंगे कि इनका सही क्रम क्या है इनकी वरिष्ठता के आधार पर। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ही होता है, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद में होता है प्राइम मिनिस्टर। इनका सही क्रम भी यही है। और दूसरा अनुच्छेदों से भी उल्लिखित है, 52 +11 जोड़ दी 63 +11 74। तो आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो इस परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। परंतु अगर मंत्री परिषद उसी प्रस्ताव को संशोधन सहित या बिना संशोधन के दोबारा से राष्ट्रपति के पास परामर्श भेजती है तो राष्ट्रपति को इस परामर्श को मानना होगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते पहली दफ़ा कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद का परामर्श मानना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति एक बार उस प्रस्ताव को, उस परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर मंत्री परिषद दोबारा से कहती है कि नहीं भाई इसमें आपको इसी परामर्श पे काम करना है, तो तब राष्ट्रपति उस पर काम करने के लिए बाध्य भी है। इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और इस सेंटेंस के साथ एक शब्द जोड़ दिया जिस शब्द का नाम है ही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन इसने हमारी जो पॉलिटी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा चेंज कर दिया। ही शब्द लिख दिया, अब वाक्य क्या हो गया? अब वाक्य ये बन गया उस अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा। यानी कि जो मंत्री परिषद ने कह दिया राष्ट्रपति को वो करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य कर दिया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के नाक में नकेल डाल दी गई। जो भी प्रधानमंत्री चाहेगा, जो मंत्री परिषद चाहेगी, वैसा का वैसा राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। ही शब्द जोड़ दिया। उसके बाद में आपको विदित है कि मोरारजी देसाई सरकार बनी और मोरारजी देसाई सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और वहाँ लिखे गए ही शब्द को हटा दिया गया और लिख दिया कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, और एक नया जो सेंटेंस जोड़ दिया वो ये जोड़ा कि राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। यानी फाइनली क्या था, 42वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ और 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ, हम तीनों को दोबारा देखते हैं। मूल रूप में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा।
बस इतनी सी बात लिखी हुई थी मूल संविधान में। फिर इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और इसमें नई बात जोड़ दी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा। फिर 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, मोरारजी देसाई सरकार ने ही शब्द को हटा दिया और एक नई बात जोड़ दी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। तो फाइनली इसमें दो बातें हैं, मेंशन है, राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। अनुच्छेद 74 में इतनी बात लिखी हुई है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ पूरा सेंटेंस, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। अब इस वाक्य से दो तीन बातें क्लियर हो रही है। नंबर एक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नंबर दो, प्रधानमंत्री जो होता है वो किस सदन का नेता होता है? प्रश्न आ सकता है। प्रधानमंत्री नेता होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद का, लोकसभा, राज्यसभा, संसद तथा मंत्रिपरिषद सभी का, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए राज्यसभा का नेता नहीं होता, प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता होता है, और लोकसभा का नेता का मतलब ये है कि लोकसभा में जिस दल के पास बहुमत है, और बहुमत का मतलब है 50% प्लस 1 सीटें जिस दल के पास है या फिर जिस गठबंधन के पास है, उनका जो भी नेता होगा वह व्यक्ति क्या होगा? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारी 16वीं लोकसभा थी, उसमें बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था, 286 सीटें लगभग उनके पास थी, और वैसे बहुमत के लिए लगभग 272-73 सीटें ही चाहिए होती है, लेकिन 286 सीटें थी, स्पष्ट बहुमत था। और बीजेपी का नेता कौन था? बीजेपी का नेता था नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी लगभग 303 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आती है, और उस समय भी बीजेपी का नेता कौन था? नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता होता है। हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री है उसके दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न मिला हो, तो सरकारें क्या करती है? गठबंधन बना लेती है, 2, 3, 4 दल मिलकर बहुमत साबित करते हैं, फिर उस गठबंधन का जो नेता होता है वह व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक बात तो ये हो गई है। दूसरा है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, उसके बाद में प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। अब यहां पर भी दो बातें क्लियर है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद में किसकी अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है? तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में ये मंत्री बना दिया जाए। प्रधानमंत्री बताएंगे कि ये लिस्ट है, ये मेरे कैबिनेट मंत्रियों की है, ये राज्य मंत्री हैं, ये उपमंत्री हैं। उसके बाद में उन सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति फाइनली कौन करता है? राष्ट्रपति। हालांकि नाम की लिस्ट कौन सौंपेगा? प्रधानमंत्री। उनको विभाग क्या देना है, कौन सिंचाई मंत्री होगा, कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन विदेश मंत्री होगा, कौन वित्त मंत्री होगा,
ये प्रधानमंत्री खुद तय करते हैं, बस राष्ट्रपति ने फाइनली उस पर मोहर लगानी होती है, उसके बाद में वो मंत्री परिषद बन जाती है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। प्लस में इन सभी को शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। दो बातें हो गई है, नियुक्ति प्लस शपथ। उसके बाद में इसी में आर्टिकल 75 में ही चल रहा है। ये जो मंत्री परिषद होती है, अभी जो हम बात कर रहे हैं मंत्री परिषद की, इसमें सदस्य कितने होंगे वो जब हम मंत्री परिषद पढ़ रहे होंगे वहां पे जिक्र करेंगे। ये जो मंत्री परिषद होती है, यह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यही मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से यही मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं और बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते रहे हैं और बनने भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी पेचीदा ये विषय है। देखिए प्रश्न आ जाए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन आ जाए लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर राष्ट्रपति। ऐसा मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ गया, तो सामूहिक रूप से हम बात कर रहे हैं, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर इसी प्रश्न को हम ऐसे लिख दें कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है और यही ऑप्शन है, तब इसका उत्तर क्या होगा? प्रेसिडेंट। परंतु अब यहां तक तो ठीक था, सामूहिक लिख दिया। सामूहिक का मतलब एक समूह है और आपको थोड़ा आइडिया होगा कि लोकसभा वो भी एक समूह है, तो एक समूह के प्रति उत्तरदायी। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, एक एक मंत्री, और राष्ट्रपति कितने हैं? वो भी एक होता है, तो एक के प्रति। पूरा समूह है पूरे समूह के प्रति। ये यहाँ तक तो ठीक है। परंतु अगर प्रश्न की लैंग्वेज ऐसी आ जाए कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब उसने बताया नहीं है कि व्यक्तिगत है या फिर सामूहिक है। और देखिए ऑप्शन देखिए, उसने कहा प्रेसिडेंट, लोकसभा, पार्लियामेंट और राज्यसभा। अब देखिए जरा, अब थोड़ा प्रश्न थोड़ा उलझा हुआ है। उसने पूछा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, और हमें पता है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होती है और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होती है। अब हम क्या करें? और ऐसा तो ऑप्शन कोई है नहीं कि ए और बी दोनों। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख देते ए और बी दोनों, ये ए है और ये बी है, तब तो ठीक हो जाता कि हाँ ए और बी दोनों हैं। लेकिन ए और बी वाला ऑप्शन भी नहीं है और पूछा किसके प्रति, और हमें कोई एक चूज करना है। तो अब देखिए ये मंत्री परिषद शब्द है, ये अपने आप में एक समूह का बोध करवा रहा है। मंत्री परिषद मतलब 10, 20, 50 जितने भी हैं, कुछ मंत्री हैं और एक समूह का बोध हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? लोकसभा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब उसने व्यक्तिगत सामूहिक लिखा होता तो प्रश्न थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन उसने कुछ नहीं लिखा, तो उसका उत्तर क्या होगा? लोकसभा। या फिर अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसा आ जाता अगर कि ए प्लस बी दोनों, अगर ऐसा ऑप्शन होता तो फिर उत्तर क्या होता? फिर उत्तर ये होता, बिल्कुल, फिर तो ये होना ही था। लेकिन चूंकि ए और बी वाला ऑप्शन नहीं है, व्यक्तिगत और सामूहिक भी नहीं लिखा है, तब इसका उत्तर क्या होगा? लोकसभा। तो आर्टिकल 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति
लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर उनको विभागों का आवंटन करेंगे और उनको शपथ दिलाएंगे। ये जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पे देखिए, शब्दों को थोड़ा और भी घुमाया जा सकता है, इसमें बहुत कुछ बन सकता है। आपको लोकसभा उत्तर नहीं दिया उसने, एक सेकंड के लिए मानते हैं कि यहाँ पे उसने संसद लिखा हुआ है। अब यहाँ पे संसद है और यहाँ पे देखिए लोकसभा उत्तर भी नहीं है, यहाँ पे लिख दिया उसने केंद्रीय विधानसभा। तब इसका उत्तर क्या होगा? केंद्रीय विधानसभा, क्योंकि केंद्रीय विधानसभा किसको बोलते हैं? लोकसभा को। केंद्रीय विधानसभा लोकसभा को, केंद्रीय विधान परिषद राज्यसभा को, केंद्रीय विधानमंडल संसद को। देखिए संसद को हम कह सकते हैं केंद्रीय विधान मंडल, लोकसभा को हम कह सकते हैं केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा को हम कह सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, संसद ये शब्द नए लिख के वहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधान परिषद ऐसे शब्द आ जाएं। तो ये जो हमारे दो अनुच्छेद हैं ये हमारे क्लियर हुए, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अब यहाँ पे दो तीन बातें और क्लियर करनी चाहिए। देखिए जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कहा जाता है शासनाध्यक्ष। राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहा जा सकता है या फिर राज्याध्यक्ष भी कह दिया जाता है, राज्याध्यक्ष। जबकि प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? शासन का। अब ये बात मैंने क्यों बताई है सुनिए ज़रा, इसके पीछे भी लॉजिक है। हमारे जो कार्यपालिका है, और आप सभी को ये अच्छे से पता है कि कार्यपालिका के हमारे दो प्रकार हैं, एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। सभी को पता है, नाम मात्र मतलब प्रेसिडेंट, वास्तविक मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अब प्रश्न आएगा आपके सामने, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका होती है, ये मान लीजिए प्रश्न आ गया। अब इसके ऑप्शन सुनिए, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। उसने पूछा वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है। ऑप्शन ए में आएगा राज्याध्यक्ष, ऑप्शन बी में आएगा राष्ट्राध्यक्ष, ऑप्शन सी में आएगा शासनाध्यक्ष और ऑप्शन डी में आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अब ये चार ऑप्शन आ गए हैं। अब देखिए, अब हमें अगर ये पता नहीं कि राष्ट्राध्यक्ष किसको बोलते हैं, राज्याध्यक्ष किसको बोलते हैं, शासनाध्यक्ष कौन है, अगर हमें ये पता नहीं है तो ये प्रश्न हमें छोड़ना पड़ेगा। वास्तविक पूछा है और देखिए वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री। क्लियर? और प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? शासनाध्यक्ष। तो इसका उत्तर क्या होगा? शासनाध्यक्ष। तो ये थोड़ा शब्दों का हेरफेर होता है। राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री होता है शासन का अध्यक्ष, उसको बोलते हैं शासनाध्यक्ष। अगला, प्रधानमंत्री जो पद है ये बड़ा ही गरिमा का पद है और विभिन्न देशों के जो बड़े बड़े राजनीतिक शास्त्र हुए हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं या बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, प्रधानमंत्री या यूँ कहें कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अवधारणा दी गई है। जैसे कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वह समानों में प्रथम है। समानों में या तो प्रथम बोल देते हैं या समानों में असमान बोल देते हैं। समानों में प्रथम का मतलब क्या है कि
जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो उप मंत्री है, राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, सभी मंत्री हैं, लेकिन उन सब को चलाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो इसको समानों में प्रथम कहा जाता है। प्रधानमंत्री को तारों में चमकता चंद्रमा के नाम से भी संबोधित किया गया है। यानी कि मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद है तारे, स्टार, और उनमें चमकता कौन है? चंद्रमा। यानी कि प्रधानमंत्री एक मंत्री ही है, लेकिन फिर भी वे अन्य मंत्रियों से अलग हैं। तो तारों में चमकता चंद्रमा, या फिर प्रधानमंत्री को ऐसा सूर्य कहा गया है जिसके चारों ओर जो है ग्रह रूपी मंत्री चक्कर लगाते हैं। जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर जितने भी उसके 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री एक सूर्य है और बाकी के जो मंत्री हैं वो ग्रह हैं, वो प्रधानमंत्री के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कई नामों से संबोधित किया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह वाक्य भारत के किस पद को इंगित करता है। जैसे प्रश्न आ गया, तारों में चमकता चंद्रमा वाक्य भारत के किस संवैधानिक पद को इंगित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, ऐसा प्रश्न आ गया। उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री, क्योंकि जितने भी वाक्य हैं, जितनी भी किदवंतियाँ हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए ही इंगित की गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 एक बात कहता है कि मंत्री जो हैं, चाहे वे किसी भी सदन के सदस्य हैं, वे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। शब्दों को समझना ज़रा। मंत्री हैं, वो चाहे तो लोकसभा से हैं, चाहे वो राज्यसभा से हैं। तो मंत्री संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही हो रही है, मंत्री वहाँ पर भी भाग ले सकता है। राज्यसभा की कार्यवाही हो रही है, मंत्री वहाँ पर भी भाग ले सकता है। मंत्री उस सदन की बैठक को संबोधित कर सकता है, यानी भाषण दे सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है। परंतु अगर उस सदन में किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद वोटिंग हो रही है कि कौन कौन इस प्रस्ताव के पक्ष में है, कौन कौन इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केवल वे ही मंत्री वहां पर वोटिंग करेंगे जो उस सदन से सदस्य हैं, अन्यथा वे भाग नहीं लेंगे। अब मान लीजिए राज्यसभा का कोई सांसद है, मान लीजिए एक्स नाम का एक सांसद है जो कि राज्यसभा का सांसद है, और इस एक्स को मंत्री के रूप में भी नियुक्त कर लिया गया है। ये एक्स जो है, ये मान लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री है, मान लेते हैं हम। तो आर्टिकल 88 ये कहता है कि ये जो एक्स है, अब देखिए राज्यसभा का सांसद है तो राज्यसभा की बैठक में तो भाग ले ही सकता है, इसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये जो एक्स है, ये लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है, वहाँ पर बोल सकता है, भाषण दे सकता है, अपने विचार रख सकता है। लेकिन मान लीजिए लोकसभा में किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसके पक्ष और विपक्ष में वोटिंग हो रही है, तब ये जो एक्स है यह वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये राज्यसभा का सांसद है, इसको वोटिंग करने का हक केवल और केवल राज्यसभा में है। आर्टिकल 88 ये भी कहता है कि जो भारतीय संविधान का एक पद है महान्यायवादी भी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। परंतु लोकसभा या राज्यसभा के जब कोई प्रस्ताव पारित हो रहे हैं तब वोटिंग नहीं कर सकता। तो दो ऐसे पद हैं, यानी कि मंत्री और महान्यायवादी, जिनके बारे में आर्टिकल 88 साफ साफ शब्दों में कहता है कि ये संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। महान्यायवादी तो मतदान कर ही नहीं सकता, और जो मंत्री हैं वे मतदान करेंगे तो अपने अपने सदनों में करेंगे, न कि दूसरे सदन में। तो हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक दो बातों का और जिक्र हमें कर लेना चाहिए कि देखिए प्रधानमंत्री
लोकसभा का नेता जरूर होता है, लेकिन लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपसे सत्य असत्य में एक प्रश्न पूछा जा रहा है और वहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया, मान लेते हैं एक वाक्य आ गया कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और आपसे पूछ रहा है कि ये वाक्य सत्य है कि असत्य है, तो ये वाक्य बिल्कुल असत्य है। लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, हम सिर्फ मान लेते हैं। देखिए, इस मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। 17वीं लोकसभा है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं जीते हैं, लोकसभा की कोई भी सीट उनके पास नहीं है, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। वे लोकसभा के सांसद नहीं हैं तो भी उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, क्योंकि वे लोकसभा में बहुमत दल के नेता हैं। वे चुनाव जीते हैं या हारे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं जीतता है, अगर वो राज्यसभा का चुनाव जीत जाता है या फिर वो राज्यसभा का चुनाव भी नहीं जीतता, यानी कि जिस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं वो वर्तमान में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह व्यक्ति 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करे। अगर 6 माह के भीतर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता, तब उनका जो प्रधानमंत्री का पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, बनाया जा सकता है। अगर वो सांसद नहीं है तो बनाया जा सकता है, परंतु उनको 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता, चाहे वो निर्वाचित है, चाहे वो मनोनीत है, चाहे वो कैसे भी है, हासिल करनी होगी। महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, जिनको सीएम के रूप में नियुक्त कर दिया गया, परंतु उद्धव ठाकरे जी अभी भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, न विधानसभा के न विधान परिषद के। तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं, परंतु 6 महीने के भीतर उस संसद के किसी भी सदन के सदस्यता हासिल करनी अनिवार्य है, चाहे निर्वाचित के रूप में चाहे मनोनीत के रूप में, वो कोई मायने नहीं रखता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है तो यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र है, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है या लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। और मैंने कल भी कहा था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के संदर्भ में अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। 25 कम से कम है, अधिकतम कितनी है इसके बारे में हमारा संविधान मौन है। नियुक्ति हो गई, तो नियुक्ति के बाद शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये काम है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं वे शपथ क्या लेते हैं? तो अनुसूची 3 में हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री हमेशा 2 शपथ लेते हैं। एक शपथ होती है पद व गोपनीयता की, और दूसरी शपथ होती है वो होती है देश की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखने की। हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, उसको बनाए रखने की शपथ होती है, प्लस पद व गोपनीयता की शपथ होती है। यानी प्रधानमंत्री हर उस मुद्दे को गोपनीय रखेगा जो बताने लायक नहीं है, या किसी अन्य मंत्री को बताने लायक है तो बताया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक उस मुद्दे को गोपनीय रखा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी या कोई भी मंत्री है उस मुद्दे को वहाँ तक गोपनीय रखेंगे। तो गोपनीयता की प्लस देश की प्रभुता, अखंडता की शपथ लेते हैं। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। शपथ के बाद आता है कार्यकाल। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना होता है?
तो कार्यकाल के बारे में पहला तो ये है कि कार्यकाल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? वैसे तो औसतन 5 वर्ष होता है, वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन इसमें आगे 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि 5 वर्ष से पहले अगर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है तो ऐसी स्थिति में उनकी सरकार गिर जाएगी, पद समाप्त हो जाएगा। या फिर राष्ट्रपति के खिलाफ या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो ऐसी स्थिति में भी सरकार गिर जाएगी। तो निश्चित कार्यकाल नहीं है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न आता है आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, ऐसा प्रश्न आ गया और उसमें ऑप्शन आ गए 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। तीसरा आ गया अनिश्चित और चौथा आ गया मान लीजिए 10 वर्ष। मान लीजिए ऐसे ऑप्शन आ गए हैं, तो यहाँ पे 5 वर्ष उत्तर है, सही हो जाना चाहिए, लेकिन उससे भी अच्छा उत्तर है अनिश्चित। तो अनिश्चित होता है, 5 वर्ष तो है ही है, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री का पद समाप्त किया जा सकता है या समाप्त हो सकता है। हमारे भारतीय संवैधानिक इतिहास में ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री हैं जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, कई प्रधानमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तो वैसे 5 वर्ष होता है, परंतु 5 वर्ष से पहले भी उनका पद समाप्त हो सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अनिश्चित। हटाने की प्रक्रिया मैं साथ साथ में बता ही चुका हूं कि प्रधानमंत्री को हटाया कैसे जाता है। तो जब कभी भी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी अपना बहुमत खो देते हैं, यानी कि 50% से एक अधिक सीटें उनके पक्ष में नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जब तक प्रधानमंत्री के पास 50% से एक अधिक सीटों का बहुमत प्राप्त है, 50% से एक अधिक सीटें उनके पक्ष में वोट कर रही हैं, तब तक प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। जैसे ही उनके विपक्ष में, उनके विरोध में 50% से एक अधिक लोगों ने वोटिंग कर दी, प्रधानमंत्री का पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और अगर आप प्रधानमंत्री के कार्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री जी वे सारे कार्य करते हैं जो कार्य हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री है वास्तविक कार्यपालिका है। वे सारे कार्य जो हमने राष्ट्रपति के पढ़े थे, वास्तविक रूप में उन सारी शक्तियों का प्रयोग इस्तेमाल कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। अब है मंत्रिपरिषद। देखिए, मंत्रिपरिषद में हमें पढ़ना है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है। पहली बात तो ये हम देखते हैं मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है। मंत्रिपरिषद में 4 स्तर के मंत्री होते हैं, 4 स्तर। अगर आपसे पूछे कि कितने स्तर के मंत्रिपरिषद में होते हैं तो उसका उत्तर होना चाहिए 4। लेकिन अगर पूछता है कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, प्रकार पूछता है, तो प्रकार होंगे 3। कैसे होंगे हम उनका जिक्र करते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद में होते हैं कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। तीसरे भी होते हैं राज्य मंत्री। और चौथे होते हैं उप मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं, मैंने 2 लिखे हैं, तो 2 लिखने का भी कारण है। क्या कारण है? एक राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार, ये क्या होता है अभी हम बात करते हैं। और एक होता है अधीनस्थ प्रभार। पहले हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं
जो अपने विभागों के प्रमुख होते हैं, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इनके अंडर में होता है, ये किसी के अंडर में नहीं होते हैं। जैसे हमारे गृह मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री हैं, हमारे रेल मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, ये सारे मंत्री कैसे हैं? कैबिनेट मंत्री। और इसी कैबिनेट मंत्री को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। यानी कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये मंत्री परिषद है तो ये मंत्रिमंडल है। यानी कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है, परंतु वे लोग जो हैं, मंत्रिमंडल जो है, मंत्री परिषद से अलग विशेषताएं रखते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? कि ये अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। अपने विभागों के प्रमुख होने के कारण ये किसी अन्य मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। और मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से याद करवा दूं कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं था, परंतु वर्तमान में एकमात्र अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352। हमने पढ़ा था कि मोरारजी देसाई ने जब 44वां संविधान संशोधन किया था तो वहाँ पे लिख दिया था कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर की जाएगी, जबकि वहाँ पे लिखना चाहिए था मंत्री परिषद, लेकिन जल्दबाजी में शायद लिखा गया या कैसे भी लिखा गया, शब्द क्या लिखा है? मंत्रिमंडल। 74 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 78 में मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद है जो मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र करता है। तो कैबिनेट मंत्रियों के मंडल को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल, और ये अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री, और आगे लिखा है स्वतंत्र प्रभार। तो ये भी अपने विभागों के प्रमुख होते हैं, परंतु इनका जो स्टेटस होता है, जो दर्जा होता है, वो राज्य मंत्री का ही रहेगा। भी चाहे तो राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार है, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, दोनों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, इनका स्टेटस बिल्कुल बराबर है। अधीनस्थ प्रभार का स्टेटस भी उतना ही है, उतनी ही सुविधाएं उनको मिलेगी। स्वतंत्र प्रभार जो है, उस मंत्री का भी स्टेटस, दर्जा और उसकी जो सुविधाएं हैं वो भी उतनी हैं। परंतु फ़र्क क्या है इन दोनों में? कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, वे अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। एक डिपार्टमेंट, उनके पास स्वयं का डिपार्टमेंट होता है, वे किसी के अधीन नहीं होते। जबकि राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार जो होते हैं, इनके पास अपना स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, ये कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं। तो फ़र्क क्या हो गया? दोनों का स्टेटस बराबर है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार का जो है काम करने का जो तरीका है वो कैसा होता है? कैबिनेट मंत्रियों जैसा। चौथे होते हैं उपमंत्री। इनका कोई खास काम नहीं होता, इनका काम होता है सभी प्रकार के मंत्रियों की सहायता करना। ये कैबिनेट मंत्री के भी अंडर में होते हैं, ये राज्य मंत्री के भी अंडर में काम करते हैं, और ये राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार के भी अंडर में काम करते हैं। और ये होते हैं 4 स्तर के मंत्री। स्तर पूछे तो 4: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री अधीनस्थ प्रभार और उपमंत्री। ये 4 स्तर हैं। प्रकार पूछे तो 3: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो स्तर 4 हैं और प्रकार 3 हैं। एक पद और है जिसके बारे में भी हमें यहाँ पे जिक्र कर लेना चाहिए। एक पद होता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव कौन होता है? इसके बारे में जो विशेषताएं हैं हम उनका जिक्र करते हैं। नंबर 1 है कि संसदीय सचिव संसद का ही कोई सदस्य होता है, संसद का सदस्य होता है, नंबर 1। नंबर 2, संसदीय सचिव का मुख्य काम होता है मंत्रियों की सहायता करना। देखिए, मंत्रियों की सहायता जरूर कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन यह मंत्री परिषद का हिस्सा, मंत्री परिषद का अंग नहीं है। और संसदीय सचिव का जो स्टेटस होता है वो राज्य मंत्री के बराबर होता है। स्टेटस होता है राज्य मंत्री के बराबर। संसद का सदस्य होता है, मंत्री परिषद में ही रहता है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की सहायता करता है, इसके बावजूद भी मंत्री परिषद का अंग या हिस्सा नहीं है। शब्दों को समझना, मंत्री परिषद में रहेगा,
राज्य मंत्री का दर्जा लिए बैठा है, सभी मंत्रियों की सहायता कर रहा है, परंतु इसके बावजूद भी यह व्यक्ति संसदीय सचिव जो है वह मंत्री परिषद का अंग या हिस्सा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और इसको शपथ भी कौन दिलाता है? शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाते हैं। जबकि मंत्रियों की विशेषता क्या है? मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो इस कारण से ये मंत्री नहीं है। और लास्ट जो इसमें है, चौथा जो है वो ये है कि जो मंत्री परिषद होती है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि संसदीय सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री के प्रति। तो संसदीय सचिव मंत्री परिषद के बीच रहता है, परंतु इसके बावजूद भी यह व्यक्ति मंत्री परिषद का अंग या हिस्सा नहीं माना जाता। तो ये हमारा हल्का सा परिचय था प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल हम जो नया टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है पार्लियामेंट, संसद। तो कल हम राज्यसभा, लोकसभा और संसदीय जो समितियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।